हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आपके यूट्यूब वीडियो पर लेकर आए हैं। वह है अम्ल क्षार संकल्पना, जिसको अंग्रेजी में आप लोग पढ़े होंगे एसिड बेस कॉन्सेप्ट। किसी अणु को देखते ही या कुछ और उसके इलेक्ट्रॉन डोनेशन की प्रक्रिया या उसका आकर्षण या प्रतिकर्षण होने की प्रक्रिया या उसके प्रोटॉन के बिहेवियर या हाइड्रोक्सिल आयनों के बिहेवियर को देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा अणु अम्ल है और कौन सा अणु क्षार है। तो इसमें सबसे लोकप्रिय और सबसे सरल जो पहला अवधारणा है अम्ल क्षार समझने के लिए वो है आर्हेनियस की अवधारणा। किसकी है अवधारणा? आर्हेनियस की अवधारणा, जिसको आप आर्हेनियस अम्ल क्षार संकल्पना या आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। तो अम्ल और क्षार के बारे में आर्हेनियस क्या कहते हैं कि गौर से सुनेंगे आप लोग। अम्ल और क्षार के बारे में आर्हेनियस क्या कहते हैं कि अम्ल वे पदार्थ हैं। क्या हैं? अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्लियर है? क्लियर है? एक बार और सुनिए। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है? और ये हाइड्रोजन जो आयन जो है, हाइड्रोजन आयन जनरली प्रोटॉन ही है, और ये प्रोटॉन जो है उस विलयन में हाइड्रोनियम आयन के रूप में या उसको ऑक्सोनियम आयन कहते हैं या हाइड्रोक्लोनियम आयन के रूप में उस मतलब विलयन में अवेलेबल रहते हैं। क्लियर हुआ? और क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH नेगेटिव आयन मुक्त करते हैं। वो क्या है? क्षार है। किसके थ्योरी के अनुसार? आर्हेनियस के थ्योरी के अनुसार। याद रहेगा? एक बार और हम देख लेते हैं। आर्हेनियस के थ्योरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर या जल में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, वे अम्ल हैं। और जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्या है? क्षार है। ठीक है? कितना सिंपल सा चीज है। इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। अम्ल क्षार कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये आपका पूरा डेफिनेशन है जो आपका आर्हेनियस कॉन्सेप्ट का है, जिसको इससे पहले अपन चर्चा कर रहे थे। हाइड्रोजन आयन का आशय है H पॉजिटिव आयन से। इससे आप भली भांति परिचित हैं, पहले से कई बार भी जानते हैं। और हाइड्रोक्सिल आयनों से आशय है OH नेगेटिव आयनों से। ठीक है? ठीक है? मतलब हाइड्रोजन आयन जल में अधिक मात्रा में मिला तो क्या है? अम्ल है। और जल में हाइड्रोक्सिल आयन अधिक मात्रा में मिला तो क्या है? क्षार है। हाइड्रोजन आयन जो है जल में हाइड्रोनियम आयन के रूप में, ऑक्सोनियम आयन के रूप में और हाइड्रोक्लोनियम आयन के रूप में अवेलेबल होते हैं। कैसे होते हैं हम देखते हैं कुछ उदाहरण से। पहले डेफिनेशन को देखिए। जैसे देखिए डेफिनेशन करें, एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसे ये क्या है? HCl है, इसको जल में डाला गया है। तो जो आर्हेनियस कहते हैं उसके कॉन्सेप्ट के अनुसार हाइड्रोजन आयन उत्पन्न हुआ है ना। जैसे ही हाइड्रोजन आयन उत्पन्न हुआ तो ये क्लियर हो गया कि ये क्या हो गया? अम्ल हो गया। ठीक है? ठीक है? यही ना करें आर्हेनियस कि जलीय विलयन में जो वियोजित होकर क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो क्या है? अम्ल है। ठीक है? दूसरा उदाहरण देखिए। पहले देखिए कि इसमें एक चीज और बोला गया था कि जो हाइड्रोजन आयन है प्रोटॉन हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते हैं। ठीक है? या ऑक्सीनियम आयन के रूप में या हाइड्रोक्लोनियम आयन के रूप में रहते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन का सूत्र देखिए। हाइड्रोनियम आयन का सूत्र देखिए। पहले आप देखिए क्या लिखे हैं? जलीय विलयन में, मतलब HCl को किस में डाला गया है? जल में डाला गया है। और जल का फार्मूला क्या है? H2O है। ठीक है? अब H2O से ये हाइड्रोजन आयन जो है क्रिया करेगा, तो देखिएगा किस प्रकार से क्रिया करेगा। हाइड्रोजन आयन में भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है विवेक? हाइड्रोजन आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 है ना? क्योंकि कुल 1 इलेक्ट्रॉन है ही है। और उसके नाभिक में क्या है? प्रोटॉन है। उसमें न्यूट्रॉन तो होते नहीं है, इसीलिए हाइड्रोजन आयन को क्या बोला जाता है? प्रोटॉन बोला जाता है। तो जब हाइड्रोजन आयन में अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जो जल का आप संरचना देखते हैं, जल का संरचना कुछ ऐसा है जिसमें ये जो अबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4 रहती है। तो ये हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। ग्रहण कर लेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? H3O पॉजिटिव।
मतलब ऑक्सीजन ने प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया है। ठीक है, क्लियर हुआ बात। अगर इस अभिक्रिया को आप ऐसे भी जोड़ते हैं तो ये और ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा HCl यहाँ वाला, और प्लस क्या हो जाएगा H2O, और इधर वाला क्या बन जाएगा H3O पॉजिटिव, और क्या हो जाएगा बच्चों Cl निगेटिव। सेम जो परिभाषा बोले थे वही है कि जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं वही अम्ल है। ठीक है, और जो हाइड्रोजन आयन है वो हाइड्रोनियम आयन के रूप में अवेलेबल विलयन में रहता है। ये H3O पॉजिटिव को ही क्या बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। क्या बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। याद रहेगा, याद रहेगा। H3O पॉजिटिव का नाम क्या है हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम है हाइड्रोनियम आयन। ये अभिक्रिया आप समझ लिए हैं कि फिर से एक बार दिखा दें साहब, एक बार देख लीजिए। ये है आर्हेनियस के अनुसार जो विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल है, और चूंकि जल में देते हैं तो ये जल हो गया, यहाँ से ये हाइड्रोजन आयन आएगा, यहाँ का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दे देगा, तो ये हो जाएगा H3O पॉजिटिव प्लस ये हो जाएगा आपका Cl निगेटिव। अभिक्रिया को ऐड कर दीजिए तो यहाँ पास क्या हो गया HCl प्लस क्या हो गया H2O, और आगे क्या हो गया H3O पॉजिटिव, और क्या हो गया यहाँ आपका Cl निगेटिव। हाइड्रोनियम आयन या ऑक्सोनियम आयन या हाइड्रोक्लोनियम आयन के रूप में मौजूद रहता है विलयन के अंदर। ठीक है, शांति बनाए रखो उधर। उसके बाद देखना जो क्षार के बारे में आर्हेनियस कहते हैं कि क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर कौन सा आयन देते हैं हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो देखिएगा ये है हमारा उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड का, है ना। जब ये आयनित होगा तो ये क्या होगा Na पॉजिटिव, और क्या देगा OH निगेटिव। तो इसी को तो आप क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, इसी को ना बोलते हो हाइड्रोक्सिल आयन, यही ना है जी, है ना प्रदीप। हाइड्रोक्सिल आयन तो यही ना है। तो जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करेगा वो क्या होगा क्षार होगा। तो एक अम्ल का उदाहरण देखें, एक क्षार का उदाहरण देखें। एक और अम्ल का उदाहरण देते हैं, ये क्या है H2SO4 विकल्प सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा और SO4 डबल निगेटिव आयन रिलीज करेगा। ठीक है, और यहीं पर देखिए दूसरा देखते हैं, ये है BaOH का होल ट्वाइस। जब ये क्या हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल H पॉजिटिव आयन उत्पन्न किया तो क्या हो गया ये अम्ल हो गया ना। और बेरियम हाइड्रोक्साइड जब जल में घुलेगा तो Ba पॉजिटिव और क्या हो जाएगा 2OH निगेटिव। इसने क्या उत्पन्न किया क्षार OH उत्पन्न किया, तो ये क्या हो गया बच्चों क्षार हो गया। एक और उदाहरण ले लेते हैं AlOH का होल थ्राइज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको जल में डाला जाएगा तो Al3 पॉजिटिव प्लस 3OH निगेटिव। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ने क्या रिलीज किया है OH आयन रिलीज किया है, तो ये क्या हो गया क्षार हो गया। कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अम्ल और क्षार के अणुओं को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है, अभी आप कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ने जाएंगे तो ये देखिए CH3COOH है ना। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल को अम्ल कैसे आप देख के कह सकते हैं, तो ये जब जल में जाएगा तो CH3CO निगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या रिलीज कर रहा है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन है तो ये क्या हो गया अम्ल हो गया। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो अम्ल क्षार के कॉन्सेप्ट को सरलता से समझने के लिए आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो है सबसे बेस्ट है, लेकिन इसका कुछ सीमाएं हैं। पहला तो सीमा ये है कि ये कह रहा है कि जल में उस अणु को मतलब पदार्थ को वियोजित होना पड़ेगा, यही कह रहा है। और दूसरा क्या है कि उन्हीं पदार्थों के अम्लीय गुणों का व्याख्या कर सकता है जिसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन अवेलेबल हो। जिनमें हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन अवेलेबल नहीं है उनका व्याख्या ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, गौरव दुबे इधर फोकस कीजिएगा, है ना। आगे देखते हैं। अब देखिए जो इनकी कमियां हैं आर्हेनियस की जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए कौन पहुंचा ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। कौन पहुंचे ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। गौरव दुबे चलिए उठ के इधर बैठ जाइए। हाँ तो थोड़ा शांति क्लास को बनाए रखिए, ठीक है ना। पढ़े आए हैं ना जी। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी के थ्योरी में देखेंगे क्या है
कि जो कमियां थी आर्हेनियस को कहीं ना कहीं क्या हुआ, इन्होंने खत्म कर दिया। इनका जो मॉडल था सीधे सीधे प्रोटॉन स्थानांतरण पर था। किसके ऊपर आधारित था? प्रोटॉन स्थानांतरण। तो प्रोटॉन स्थानांतरण में ब्रांचेट एंड लॉरी ने कहा कि जो प्रोटॉन देगा वो क्या होगा? अम्ल होगा, और जो प्रोटॉन लेगा वो क्या होगा? क्षार होगा। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा एक उदाहरण है, उसको हम देखते हैं। ये है हमारा ब्रांचेट लॉरी का जो सिद्धांत है, वह है कि जो प्रोटॉन देगा, दाता होगा, वो अम्ल होगा, और जो प्रोटॉन ग्राही होगा वो क्षार होगा। और ये टोटली जो है प्रोटॉन स्थानांतरण पर आधारित है। यहाँ पर देखिएगा ये NH3 है। NH3 क्या है? क्षारीय गुण रखता है। कौन सा गुण रखता है? क्षारीय गुण रखता है, लेकिन उसके पास जल में घुलकर OH निगेटिव आयन उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। तो इसका क्या है? आर्हेनियस के अनुसार तब व्याख्या नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसा ही अमोनिया को हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ डाला गया, तो इसका जो प्रोटॉन है, जो हाइड्रोजन आयन है, ये क्या कर ले रहा है? ग्रहण कर ले रहा है। और यहाँ क्या बना ले रहा है? NH4F, अमोनियम फ्लोराइड। अगर आप आयनित करेंगे इसको तो NH4 पॉजिटिव और F निगेटिव मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि NH3 जो है क्या हो गया? NH4 हो गया। मतलब एक प्रोटॉन वो ग्रहण किया है हाइड्रोजन आयन, तो जो ग्रहण करेगा वो क्या होगा? क्षार होगा। और HF ने क्या किया है? प्रोटॉन दिया है, तो HF क्या होगा? अम्ल होगा, है ना? प्रोटॉन ही नहीं स्थानांतरण हुआ। यहाँ पास HF है, ये आयनित हुआ, तो ये क्या हुआ? H पॉजिटिव। तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन नहीं ना रहे। तब यहाँ पर देखो H पॉजिटिव में ये क्या है? अमोनिया है। अमोनिया में जो केंद्रीय परमाणु है नाइट्रोजन, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। 3 से तो बंध बना लिया है, 2 अबंधी इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन किसको दिए जाएंगे? इस प्रोटॉन को। इस प्रोटॉन का स्थानांतरण हुआ है। ठीक है, तो प्रोटॉन स्थानांतरण मॉडल पर आधारित है ब्रांचेट लॉरी। तो यहाँ अमोनिया ने प्रोटॉन ग्रहण किया तो क्या हो गया? क्षार। और HF ने प्रोटॉन डोनेट किया तो क्या हो गया? अम्ल। एकदम बेसिक और मजेदार कॉन्सेप्ट है। एक बेहतरीन उदाहरण लेते हैं जिससे और आपकी चीजें क्लियर होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये HCl है और इसको हम H2O में डाले हैं। अब यहाँ आपको ये ध्यान देना है, इधर देखो सूर्यम, HCl अम्ल है कि H2O अम्ल है? HCl अम्ल है। हम ब्रांचेट लॉरी के सिद्धांत के आधार पर हम व्याख्या कर रहे हैं कि जो प्रोटॉन दाता है वो क्या है? अम्ल है, और जो प्रोटॉन ग्राही है वो क्या है? क्षार है। तो हम जल के अणु का बात करेंगे तो जल का अणु कुछ ऐसा है, ऐसा ही है ना, जिसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6। 6 में से तो 2 को तो बंद बना लिया है। इसके पास 2 जोड़ी क्या है? इलेक्ट्रॉन युग्म है ना? 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म है ना? अब HCl आयनित होगा तो H पॉजिटिव और Cl निगेटिव आयनों के रूप में होगा। तो अब यहाँ पर इस प्रोटॉन टोटल 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्रहण कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो यहाँ क्या बच जा रहा है बच्चों? H3O पॉजिटिव। और ये क्या हो जा रहा है? यहाँ शेष क्या बच जा रहा है? Cl निगेटिव। ठीक है, क्लियर हुआ है बात? तो यहाँ पर देखो प्रोटॉन किसने दिया? HCl ने। प्रोटॉन किसने दिया? तो ये क्या हुआ और ये क्या हो गया? अब सवाल ये आता है कि सर जल तो उदासीन होता है और आप जो है यहाँ क्षार बताने में लगे हुए हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं, शायद क्लियर हो जाए। अब हम डालते हैं अमोनिया में, अमोनिया को पानी में डालते हैं। किस में डालते हैं? पानी में डालते हैं। ठीक है, तब अब यहाँ क्या होगा? अब यहाँ क्या होगा बताओ? कहां पास? इसका भी हो जा रहा है ना? चलिए देखते हैं इसको। यहां पास देखते हैं कि इसका जल ऑलरेडी क्या है? एक यूनिवर्सल विलायक है। ये खुद अपना आयनों के रूप में अवेलेबल है, H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयनों के रूप में। तो यहाँ पास जो है ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन देना लेना नहीं करता है, इसको क्या करता है? इस प्रोटॉन से ग्रहण करता है। तो NH3 जल का प्रोटॉन ग्रहण कर ले रहा है, और जब ग्रहण कर ले रहा है तो क्या बन जा रहा है? NH4
पॉजिटिव, और क्या बन जा रहा है बच्चों, OH निगेटिव। तो यहां पास प्रोटॉन कौन दिया, H2O, प्रोटॉन तो H2O ने दिया, देखो तो प्रोटॉन H2O ने दिया। तो यहां पास H2O क्या हो गया, और यहां पास ये क्या हो गया, हो गया। अब बोलेंगे सर आपने यहाँ H2O को क्या बोला है, क्षार, और यहाँ आप क्या बोल रहे हैं। इसीलिए तो ये उदासीन है, उभयधर्मी है, कि इसमें अम्लीय गुण भी मौजूद है और क्षारीय गुण भी मौजूद है। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। एक और यहाँ पास समझ लीजिए इस उदाहरण में, जैसे आप यहाँ देखिए कि HCl क्या है, अम्ल है, इसके पार्ट से बना ये Cl निगेटिव है, ये क्या कहलाएगा, HCl अम्ल का ये संयुग्मी क्षार कहलाएगा। और यहाँ पास क्षार जैसा व्यवहार कर रहा है, तो ये वाला पार्ट इसका संयुग्मी अम्ल कहलाएगा। ये NH3 यहाँ क्षार है, तो ये वाला पार्ट इसका संयुग्मी अम्ल कहलाएगा। ये यहाँ पास अम्ल है, तो ये वाला पार्ट इसका संयुग्मी क्षार कहलाएगा। कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस का कॉन्सेप्ट भी ब्रांस्टेड-लारी थ्योरी से क्लियर होता है। अब रही बात कि आर्हेनियस का, अगर जिस अणु पर आर्हेनियस का नियम फॉलो नहीं होता है, जिस अणु पर ब्रांस्टेड-लारी का नियम फॉलो नहीं होता है, तो अब उन अणुओं की व्याख्या कैसे किया जाए। ठीक है, तो उन सब समस्याओं को दूर करने के लिए आया लुईस कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट आया, लुईस कॉन्सेप्ट का सीधा सीधा फंडा है कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म देगा वो क्षार होगा, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेगा वो अम्ल होगा। एक उदाहरण देखते हैं कि अमोनिया और बोरान ट्राइफ्लोराइड का हम रिएक्शन कराते हैं, तो बोरान के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 3 है, और तीनों से क्या हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया है, रिएक्शन कर लिया है, फ्लोरीन क्रिया कर लिया है ना। तब इसके पास तो पूरा ब्लैंक्स हो गया है दूसरा कोष, 1s2 2s2 2p1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही ना होगा। तो दूसरा कोष के जितने इलेक्ट्रॉन थे वो तो भाग ले चुके हैं। लेकिन अमोनिया को आप देखेंगे तो इसके आउटर सेल में भी एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन बंदी है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके सेल में डोनेट करता है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म कौन दे रहा है, अमोनिया। तो ये यहाँ क्या हो जा रहा है बच्चों, क्षार हो जा रहा है, और ये यहाँ क्या हो जा रहा है, अम्ल हो जा रहा है, हो जा रहा है ना। इसका जो बंध बनता है कुछ ऐसा बनता है, ये अमोनिया हो गया, ये अमोनिया हो गया, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों को देता है, तो कौन सा बंध बनता है, उपसंयोजक बंध। और किसको दे रहा है, बोरान ट्राइफ्लोराइड को। ऐसा ही एल्युमिनियम क्लोराइड को भी देगा, फिर भी होगा। तो एल्युमिनियम क्लोराइड जो हो जाएगा, ट्राइक्लोराइड, वो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, और अमोनिया क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। छात्राएं इधर ध्यान दो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अम्ल और क्षार की पहचान बड़ी सरलता से कर लेते हैं, जो हम आर्हेनियस नहीं कर पर आर्हेनियस के थ्योरी से नहीं करते हैं, वहां हम ब्रांस्टेड-लारी का प्रयोग करते हैं। जहां ब्रांस्टेड-लारी और आर्हेनियस का नहीं प्रयोग कर पाते हैं, हम वहां लुईस का प्रयोग करते हैं। जो अमोनिया, जो एमीन्स हैं, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन और अमोनिया, जब उनके क्षारीय शक्ति की व्याख्या करते हैं तो इलेक्ट्रॉन युग्म देने के आधार पर, अर्थात लुईस कॉन्सेप्ट के आधार पर ही किया जाता है। ठीक है, अब रही बात कि सर जो पीएच वैल्यू है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते तो ज्यादा बेटर रहता। तो थोड़ा सा किसमें, फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं विनय। जो आर्हेनियस के थ्योरी में व्याख्या संभव नहीं है वही प्रयोग होगा ब्रांस्टेड-लारी, और वही प्रयोग होगा लुईस कॉन्सेप्ट। प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्मदाता कौन है, वो क्षार है, और इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही कौन है, अम्ल है ना। आर्हेनियस की सीमाएं यही ना है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं उसके आंकिक वैल्यू को जानने के लिए किसी भी विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता को जानना ही है ना पीएच मान होता है। समझ रहे हो बात को, मतलब इसको एक वनस्पति शास्त्री सोरेनसन नामक आदमी ने पीएच पैमाने का खोज किया था। इधर ध्यान दो बच्चों, बड़े गौर से इधर ध्यान दो, कुछ नया तुम्हारे लिए है। पीएच मान क्या है, पीएच मान का जो पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन की शक्ति, उसकी सामर्थ्य,
तो पीएच मान का जो हम परिभाषा पढ़ते हैं कि 10 के घात में लगाया गया वह ऋणात्मक मान जो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को व्यक्त करता है, उसी को पीएच मान कहते हैं। एक बार फिर से सुनो, 10 के घात में लगाया गया वह ऋणोत्तर मान जो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को व्यक्त करता है, उसी को पीएच मान कहा जाता है। किसको सांद्रता को व्यक्त करता है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को। अगर किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, मतलब वो क्या है? एसिडिक नेचर का है। अगर हाइड्रोक्सिल आयनों के तुलना में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है तो बेसिक नेचर का है, क्षारीय नेचर का है। तो देखिएगा, जो मैं बोला हूं उसको मैं गणितीय फॉर्म में लाता हूं, ठीक है? उसको गणितीय फॉर्म में लाता हूं, है ना? तो जैसे जो है ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है और ये जो है 10 के घात में माइनस पीएच है, ठीक है? 10 के घात में माइनस पीएच है ना? तो ये जो है, जो परिभाषा बोला गया था कि 10 के घात में लगाया गया 10 के घात में लगाया गया वह ऋणात्मक मान, तो हम चर्चा कर रहे थे कि 10 के घात में लगाया गया ऋणोत्तर मान। यहां पर देखना, इसका बढ़िया डेरिवेशन करते हैं कि 10 के आधार में दोनों पक्षों में क्या कीजिए? लॉग लीजिए, ठीक है? 10 के आधार में दोनों पक्षों में लॉग लीजिए। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो बच्चे लोग, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो कि लॉग ले लीजिए आप 10 के आधार में। तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा विनय? log 10H पॉजिटिव। तो तुमको इधर भी लेना पड़ेगा log 10 10 के घात में माइनस pH, ये भी लेना पड़ेगा। एक फार्मूला तुम लोग को याद होगा कि log 10 m के पावर में n बराबर होता है n log 10 m। याद है? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, याद कर लेना, ठीक है? तो क्या हो जाएगा इस आधार पर? यहां देखो, ये 10 को मैं मान लिया हूं m मान लिया हूं, माइनस पीएच को क्या मान लिया हूं? n मान लिया हूं। इस आधार पर क्या हो जाएगा? log 10 हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बराबर n के जगह क्या आ जाएगा? माइनस पीएच। और यहां पास क्या हो जाएगा बच्चों? log 10, और log 10 का मान कितने के लोगों को मालूम है? log 10 का मान होता है 1। तो यहां पास क्या हो जाएगा? log 10 हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बराबर क्या हो जाएगा? माइनस पीएच। दोनों पक्षों में ऋण चिन्ह से गुणा कर दो तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, बराबर इधर वाला क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस log 10, और ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। इस सूत्र की सहायता से किसी भी विलयन के पीएच की गणना आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है? अब इससे कुछ थोड़ा सा एक तो उदाहरण देख लेते हैं। प्रश्न दिख रहा है? प्रश्न देखिए क्या है? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के घात माइनस 6 मोल प्रति लीटर है, तो विलयन का पीएच मान एवं प्रकृति बताना है, ठीक है? विलयन का पीएच मान एवं प्रकृति बताना है। तो पीएच का फार्मूला पढ़ के आए हो? पीएच बराबर क्या है? माइनस log 10, और क्या है बच्चों? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का मान कितना दे रखा है? 10 टू द पावर माइनस 6। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? पीएच बराबर माइनस log 10, और यहाँ पास क्या हो जाएगा? 10 के घात माइनस 6। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? पीएच बराबर माइनस, और ये यहाँ आ जाएगा माइनस 6, और ये क्या हो जाएगा? log 10 हो जाएगा। और log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो 6 कम क्या हो जाएगा? 6। तो पीएच कितना आ गया? अब बताओ, ये विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है? अम्लीय है, क्योंकि जिसका पीएच 7 से नीचे है वो क्या होता है? अम्ल होता है, और जिसका पीएच 7 से ऊपर होता है वो क्या होता है? क्षार होता है। एक और, ये वाला समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन देखते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता 10 के घात माइनस 8 मोल प्रति लीटर है, तो विलयन का पीएच मान बताना है। ये थोड़ा सा उससे अलग है, मतलब पहले हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया था, अब किसका दे रहा है? हाइड्रोक्सिल आयन की। तो देखिएगा, एक फार्मूला होता है H पॉजिटिव इंटू OH निगेटिव, मतलब जल का आयनीय गुणनफल, ठीक है बच्चों? जल का आयनीय गुणनफल। तो KW का मान जो होता है 10 के घात माइनस 14 होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता कितना दिया है? 10 के घात माइनस 8, और यहाँ पास क्या है?
हाइड्रोजन आयन। तो इसका तिर्यक गुणा नीचे हो जाएगा, तो हाइड्रोजन आयन बराबर क्या हो जाएगा 10 के घात माइनस 14 बटे 10 के घात माइनस क्या हो जाएगा 8। ये कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 10 के घात माइनस 6। अब पीएच का फार्मूला लगाओ तो बच्चों क्या हो गया पीएच बराबर माइनस लॉग 10 हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, पीएच बराबर हो जाएगा माइनस लॉग 10 और यहाँ पास इसका 10 के घात माइनस 6, फिर उससे आगे उसी टाइप से हल हो गया माइनस 6 और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों लॉग 10 और इसका वैल्यू कितना होता है 1 और पीएच क्या हो जाएगा 6। कितना इजी है ना। ये आप लोग के छोटे छोटे आगे बढ़ेंगे, छोटे बड़े सभी प्रकार के एग्जाम में आएंगे। ये थोड़ा सा कठिन है लेकिन जानेंगे तो ये भी इजी है। 0.01 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो इधर ध्यान देंगे, ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जानते हैं आप 1 मोल है मान लेते हैं। तो ये आयनित होता है तो Na पॉजिटिव 1 मोल और 1 मोल क्या बनता है OH निगेटिव। अगर ये 1 मोल है तो सोडियम आयन कितना बना बच्चों 1 मोल, हाइड्रोक्सिल आयन कितना बना 1 मोल। तो जब ये 0.01 मोल है तब ये कितना बनेगा 0.01 मोल और ये भी कितना बनेगा 0.01 मोल। इस 0.01 को बोल सकते हैं 1/100 लिख सकते हैं ना, और 100 को 10 गुणे 10 लिख सकते हैं और 10 गुणे 10 को 10 के घात में 2 लिख सकते हैं और 10 के घात को ऊपर ले जाएंगे तो इसको 10 के घात में माइनस 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पास हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता कितनी आ रही है 10 के घात माइनस 2। अब ये वाला फार्मूला को प्रयोग करो तो थोड़ा सा OH निगेटिव प्लस के बराबर KW वाला, तो तुम्हारे पास H पॉजिटिव को निकालना है। OH का मान तुम्हारे पास 10 के घात माइनस कितना आ गया है 10 के घात माइनस कितना है बच्चों 2 आया है, ये 2 हो गया और इसका मान 10 के घात 14 होता है। तो H पॉजिटिव बराबर क्या हो जाएगा 10 के घात माइनस 14 और ये हो जाएगा 10 के घात माइनस 2, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 10 के घात माइनस 12। अब जो पीएच का वैल्यू है वो है माइनस लॉग 10 हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और ये क्या हो जाएगा तो यहाँ हाइड्रोजन आयन का वैल्यू लिखेंगे फिर, तो पीएच बराबर हो जाएगा माइनस लॉग 10 और यहाँ हो जाएगा 10 के घात माइनस 12। तो पीएच बराबर आगे हो जाएगा माइनस और ये माइनस 12 और क्या हो जाएगा बच्चों लॉग 10 और लॉग 10 का मान कितना होता है 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 12 गुणे 1 तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा 12 एकम 12। अब बताइए विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है, ये विलयन क्या है क्षारीय है। ठीक है, इससे और कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा तो उसको भी आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं, है ना, उसके समस्या को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके नीट स्टैंडर्ड के भी कई क्वेश्चन आते हैं। धन्यवाद।